नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक ली है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने उत्तराखंड के किच्छा तहसील के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ पर विकसित किए जाने वाले अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश व युवाओं के लिए लगभग 20,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए स्पेशल एसपीवी का गठन, पर्यावरणीय अनुमति, शेयर होल्डर एग्रीमेंट व स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के अनुमोदन की कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों के संपन्न होने के बाद ये परियोजना प्रारंभ करने के लिए स्थिति में है और राज्य सरकार ने एसपीवी को भूमि लीज पर दी जाने के लिए सिडकुल को उपलब्ध करा दी है। इसी तरह अवस्थापना विकास कार्यों के लिए इंटरनल डेवलपमेंट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से एसपीवी में अपना अंश जो कि लगभग 410 करोड़ है उसका योगदान मिलने से समस्त अवस्थापना के कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने एसपीवी में अपना अंश जल्द देने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग उत्तर पूर्वी राज्यों की भांति हैं और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को आर्थिक केंद्र बनाते हुए लगभग 3000 एकड़ पर ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की परियोजना पर भी काम कर रही है। इस क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, किच्छा डिग्री कॉलेज एवं बस अड्डे का कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं रोड चौड़ीकरण के प्रथम चरण का कार्य संपन्न किया जा चुका है। इस क्षेत्र से लगभग 15 मिनट की दूरी पर पंतनगर एयरपोर्ट है। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए योजना अंतिम चरण में है। इस तरह राज्य सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके नेतृत्व में योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बनी है। विदेश यात्राओं में जिस तरह उनका सम्मान होता है, ये हर एक भारतीय का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। सीएम ने आगे कहा कि देश में नई कार्य संस्कृति विकसित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का भरोसा जीता है। 2014 से पहले लंबे समय तक शासन करने वाली सरकारों ने गरीबी हटाने के नारे तो लगाए, लेकिन देश से गरीबी हटाने का असली काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज संपूर्ण दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजना आयुष्मान भारत योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसमें सालाना 5 लाख रुपए के इलाज की गारंटी मिलती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और देश भर में इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये तारीख अपने आप में काफ़ी खास है क्योंकि इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तंबाकू मुक्त युवा थीम के आधार पर 31 मई को 60 दिनों का एक अखिल भारतीय अभियान शुरू करने वाला है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम धामी ने भी इससे जागरूकता के लिए राज्य के लोगों से अपील की और कहा कि जीवन अनमोल है, तंबाकू के कारण जीवन का ह्रास न होने दें। तो आइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस मौके पर तंबाकू के दुष्प्रभावों
के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लें एवं स्वस्थ विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा दिव्य और भव्य चल रही है। यही वजह है कि अभी तक लगभग 18 लाख श्रद्धालु चारधाम में मत्था टेक कर आशीर्वाद ले चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु महादेव केदारनाथ के दर पर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ में प्रत्येक दिन करीब 25,000 से ज्यादा यात्री तमाम बीमारियों के बीच केदारनाथ पहुंच रहे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है और यात्रा में बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। चारधाम यात्रा में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिस वजह से सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक के लिए केदारनाथ के ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले मौसम को देखते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोका जाता था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब तक 38 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले जो भी तीर्थयात्री हैं सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि मौसम चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा। ऋषिकेश में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थ नगरी के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और तमाम क्षेत्रों में देश को नई दिशा देने का कार्य हमारे पत्रकार जगत से जुड़े लोग करते रहे। पत्रकारों का समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है। बधाई आपको दे रहा हूँ और जिस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है और मीडिया अपनी बखूबी अपने दायित्व को निभाता भी है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि हर चीज़ को बहुत पारदर्शी तरीके से हमारे मीडिया के लोग जिस प्रकार से दिखाते आए और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आगे भी इस काम को बखूबी निभाएगा। मेरी बहुत बधाई। ऋषिकेश में जून में प्रस्तावित G20 के तीसरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी फिर से हरकत में नजर आ रहे हैं। PWD सचिव पंकज पांडे ने त्रिवेणी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव और बजट बनाकर भेजने के निर्देश दिए। पंकज पांडे ने बताया कि G20 का तीसरा कार्यक्रम ऋषिकेश क्षेत्र में प्रस्तावित है और तीसरे कार्यक्रम के तहत नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर विदेशी डेलीगेट्स को त्रिवेणी घाट पर आरती करवाने का निवेदन किया। इसलिए राज्य सरकार ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती होने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल घाट की मरम्मत, सड़कों के डामरीकरण के साथ त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव और बजट बनाकर मुख्यालय को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि G20 सम्मेलन जो होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और सम्मेलन में शामिल होने के लिए आने वाले विदेशी और भारतीय मेहमानों के स्वागत के लिए मुनि की रेती और लक्ष्मण झूले के स्वर्गाश्रम क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया गया है। ये पूरा इलाका अपनी खूबसूरती से इस आयोजन की तैयारियों को बयां कर रहा है और जानकी सेतु से लेकर गंगा घाटों को नया लुक दिया गया है। इस कार्यक्रम में आने वाले विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। अभी तक तो जो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 15 दिन तक काम कंप्लीट करना है। 20 तारीख के बाद कोई भी दिन ऐसे पता लग जाएगा। अभी
फिक्स डेट कोई ऐसे निर्धारित डेट यहाँ पे बताई नहीं है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि जून के अंतिम सप्ताह तक होगा। और मुझे लगता है कि 21 जून को यदि कार्यक्रम हो, उस दिन विश्व हमारा योग दिवस भी है, तो 21 जून को अगर कार्यक्रम संभावित यहाँ पे होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, आप जानते हैं G20 की यहाँ पे बैठकें हो रही है, 2 बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में जून के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है। इसमें जो ऋषिकेश नहीं शामिल किया गया था, तो जो यहाँ के नगर निगम की महापौर हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इस पर विचार किया यहाँ पे आके, और मैं स्वयं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे संभावना बन रही है। तो हम लोग इसको भारत सरकार से एक बार परमिशन लेनी होगी हमको, क्योंकि वहाँ पे पहले से परमार्थ निकेतन पे डिसाइडेड है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ऋषिकेश में भी एक प्रोग्राम हो और इस क्षेत्र का भी जो सौंदर्यीकरण या बाकी जो कार्य किया जाना है, जैसे सड़क पर जो काम किया जाना है या घाट पर करना है, और नगर निगम क्षेत्र में जो भी काम किया जाना है, उस पर मैंने अभी निर्देश दिया है सभी विभागों को, वो अपना अपना एस्टिमेट बना लें और जो भी कार्य किए जाने हैं 15 दिन के अंदर उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पूरी अपनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टेहरी पहुंचकर घंटाकर्ण देवता के दर्शन एवं विधिवत पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया, और साथ ही समस्त देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत लगभग 70 लाख रुपए के विश्राम गृह निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने 11वां श्री घंटाकर्ण महायज्ञ एवं धार्मिक सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग कर मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि घंटाकर्ण देवता की पवित्र भूमि पर दूसरी बार पहुंचने का मौका मिला। उन्होंने ये भी कहा कि केदारखंड के 148वें अध्याय में इसकी पौराणिकता का वर्णन मिलता है और सड़क से जुड़ने के बाद ये विश्व के प्रसिद्ध धामों में से एक धाम बनेगा। उन्होंने कहा कि आज सनातन संस्कृति का चारों ओर प्रचंड लहरा रहा है और धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं, साथ ही वैश्विक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। 100 साल बाद भारत दुनिया का सिरमौर होगा और इसके लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा, मातृशक्ति को सभी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट को पूरा करने का कार्य कर दिया गया। ड्राफ्ट बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 वर्ष के कालखंड में कई पड़ाव पूरे किए हैं, जिसके तहत प्रदेश की समस्या और चुनौतियों का हल व समाधान करने का काम किया। प्रदेश और जनता का हित सर्वोपरि है, किसी वर्ग का अहित न हो, इसका संकल्प लिया है। आज 30 मई को हम घंटाकर्ण धाम में 20 मई से जो प्रारंभ 11 दिवसीय अनुष्ठान हुआ था, जो घंटाकर्ण महायज्ञ और 3 पुराणों का वाचन चला। उसके बाद देवता की गंगा यात्रा, गंगा स्नान 28 तारीख को मंदिर से निकल करके देवप्रयाग संगम पर स्नान के उपरांत 29 प्रातः स्नान करने के बाद देवता दो की पट्टी के सैकड़ों गांव का भ्रमण करते हुए रात्रि में गजा पर मौसम की परिस्थिति के कारण रात्रि में निवास करना पड़ा। आज मंदिर पहुंचे। इस यज्ञ का समापन और पूर्णाहुति के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँच रहे हैं और भविष्य में भी इस कार्य को और बड़े बृहद रूप में आयोजित किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ घंटाकर्ण धाम सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का, कार्य करने वालों का सबका हार्दिक धन्यवाद करता है। विकास नगर में लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पचवादून क्षेत्र में प्रभावितों का हालचाल पूछने डीएफओ साहब खुद मौके पर पहुंचे। पचवादून के कई ग्रामीण क्षेत्र जंगली जानवरों के कारण दहशत में हैं। बता दें कि जंगली जानवरों के द्वारा लगातार पालतू पशुओं को और छोटे छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में लगातार वन विभाग से कार्रवाई की मांग की जा रही थी और विभाग के उच्च अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि अधिकारी एसी रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। सुदर्शन न्यूज़ ने जब इस खबर को दिखाया, उसके बाद डीएफओ साहब हरकत में आए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्र जाकर निरीक्षण किया और आतंक से पीड़ित परिवारों से भी मिलने पहुंचे और साथ ही ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं कुंजा ग्रांट गांव में पिछले दिनों एक महिला को जंगली हाथी ने घायल कर दिया था। उस महिला का हालचाल जानने डीएफओ साहब कुंजा गांव पहुंचे, जिसके बाद फतेहपुर आसन पुल के पास गुलदार के हमले में घायल मवेशियों का जायजा लेते हुए डीएफओ साहब ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाव की जानकारी दी और साथ ही मौके पर मौजूद
टिमली रेंज के रेंजर मुकेश कुमार को निर्देशित किया कि जिन जगह से जंगली जानवर जंगल से आबादी की ओर रुख करते हैं वहां खाई खोदकर जंगली जानवरों का रास्ता रोका जाए। गाँव है 24 तारीख की घटना है ये। जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी तो वहाँ पे सुबह की घटना है। वहाँ पे हाथी ने इनको दौड़ाया, शायद जिस कारण इनको चोट आई है हाथी की वजह से। और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि हाथी से इनको चोट आई है। तो जो भी इनका भी कोई प्रार्थना पत्र इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है तो नियमानुसार जो भी इनका होता है चोट की प्रकृति के हिसाब से तो धरातल की पूरी भुगतान की जाएगी। तो कब तक सहायता मिल पाएगी इनको? कुछ प्रार्थना पत्र इनका मिलेगा, जिस तरह से पूरा जाएगी उसकी कार्रवाई कर दी जाएगी बजट की मांग करते हुए। बजट अच्छा सर, जैसे देखा जा रहा है कि जंगली जानवर ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसके लिए? देखिए, जंगली जानवर तो जंगल में रहते हैं, अगर कहीं कोई सड़क बाहर आता तो इसका कोई वो है नहीं प्रकृति ना। अब मानव से इसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा है रोज का वो, इसके थोड़ा सा प्रकृति में इसके स्वभाव में कहीं परिवर्तन आया है। जरूर लोगों को जागरूक करने का ही प्रयास किया जाता है कि भाई लोग न जाए, अगर जाए तो समूह में जाए। शायद वो अगर अकेले होती तो उसमें ज़्यादा कमी चोट आती कि कई महिलाएँ थी तो इनकी जान बची। तो यही जागरूक किया जाता है कि या तो अवॉइड करें, अगर जाती हैं तो फिर समूह में रहें ताकि उनको कहीं से कोई नुकसान न होने पाए जंगली जानवरों से। सर, गश्त की अगर बात करें तो गश्त के लिए पर्याप्त टीमें हैं या और बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, पर्याप्त टीमें हैं। अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे डिवीजन स्तर से टीमें इनको प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे जो रेंज अफसर हैं इनके पास 2 रेंजर इंचार्ज है वहाँ का। इसके अलावा हमारा वन सुरक्षा दल की टीम है। इसके अलावा और भी टीमें गठित कर दी गई हैं, 2 टीमें डिवीजन लेवल से। तो कोई भी विकासनगर के सिलाकोई क्षेत्र में पिछले दिनों गुलदार की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज में गुलदार की मौजूदगी देखकर वन विभाग के होश उड़ गए और जिसके बाद लगातार रेंजर सहित कुछ वन कर्मियों की तरफ से लगातार क्षेत्र में गश्त की गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने के कारण एक के बाद एक कई गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है। बात करें शंकरपुर गांव की तो यहाँ पर एक 4 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। इस घटना के बाद जहां एक और ग्रामीणों में गुलदार की दहशत फैल गई, वहीं लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा रोष देखने को मिला। विरोध और दबाव के चलते पिंजरा लगाया गया और जिसमें एक गुलदार कैद हुआ तो वहीं लोगों ने राहत की सांस पी ली। लेकिन क्षेत्र में कई अन्य गुलदारों की मौजूदगी के चलते गुलदार का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता चला गया और फिलहाल वन विभाग की तरफ से क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है और साथ ही गश्त और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अनहोनी ना हो और इसको रोकने के लिए ठोस कारगर उपाय उठाए जाएं। सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को इस तरह के निर्देश हमने दिए हैं कि इस तरह की कोई घटना होने पर ग्रामवासियों से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाए और विजिलेंस डिपार्टमेंट की बढ़ाई जाए। ऐसे जैसे आपने अभी कहा तिमली रेंज में और चौहड़पुर रेंज में जो है इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो मैंने वहाँ के प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी विजिलेंस बढ़ाएं और आप भी खुद भी जाके लोगों से वार्ता करें और उनका जो है मनोबल बढ़ाएं कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो विभाग उनके साथ है और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और आपको बता दें कि 41 लोगों से भरी बस 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया, घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया। हादसे में बस कंडक्टर और एक 10 महीने की बच्ची की मौत होने की खबर है। 4 गंभीर घायल हैं और जिन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। दरअसल ऋषिकेश उत्तराखंड डिपो की बस जो कि रुपड़िया यूपी से हरिद्वार आ रही थी, चंडी चौकी से करीब रेलिंग तोड़कर रोड से 20 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। बस में लगभग 40 सवारी एवं चालक परिचालक सवार थे। बस में अधिकांश नेपाली मूल की सवारी थी और मौके पर क्षेत्र अधिकारी नगर जोही मनराल द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल जाकर घायलों की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश श्रीनगर रोड पर गूलर के पास मैक्स गाड़ी और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स में सवार 10 में से 8 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ, जिसे एम्स पहुंचा दिया गया है। इलाज जारी है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग को भगा ले जाने का एक मामला तूल पकड़ रहा है। घटना से आक्रोशित हिंदू लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। नाराज लोग गांव-गांव से ढोल और नगाड़ों के साथ अपने घरों से निकले, मोरी बैंड पर जान लगाया। लव जिहाद के मामले में लोगों का गुस्सा देखते हुए मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर रातों रात भाग गए। दरअसल पुरोला में नगर पंचायत क्षेत्र के एक नाबालिग छात्रा को भगा कर ले जाने का मामला शांत नहीं हो रहा है और हिंदू लोग एकजुट हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाजार से दुकानें खाली करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को दोपहर के समय उवैद खान, उसका साथी जितेंद्र सैनी एक कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगाकर लेकर जा रहे थे। ये छात्रा पढ़ाई करने के लिए पुरोला में अपने मामा के घर पर रहती थी। दोपहर के समय दोनों युवक छात्रा को शादी का झांसा देकर विकासनगर लेकर भागने की फिराक में थे। ये दोनों छात्रा को नौगांव मोटर मार्ग के पेट्रोल पंप के पास से टेम्पो में लेकर गए। तभी परिजनों और स्थानीय लोगों की नजर इन पर पड़ी और शक हुआ तो इन्हें रोककर पूछताछ की। बात सामने आई, बात खुली, खुलासा हुआ तो लोगों ने इन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन पूर्व जिस प्रकार से एक नाबालिग को दूसरे प्रदेश के युवक भगाने की कोशिश कर रहे थे, उसका मुख्य कारण है यहां पर बाहरी प्रदेशों से व्यापारियों को शरण दी जा रही है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है और तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लगातार कोशिश के बावजूद अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लग सका। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह द्वारा अवैध मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, उनके वाहनों को सीज करने का सिलसिला लगातार जारी है और साथ ही उप जिलाधिकारी श्री रविंद्र सिंह बिष्ट व तहसीलदार शुभांगिनी द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। वहीं खटीमा कोतवाली पुलिस द्वारा 30 मई को अवैध मिट्टी का खनन करने वाले एक खनन माफिया की जेसीबी खनन करते हुए पकड़े और उसे लाकर कोतवाली खटीमा के प्रांगण में लाकर खड़ा कर दिया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। जो भी खनन जहाँ पे भी सूचना आ रही है, जहाँ पे भी हमें दिख रहा है, जब भी हम गश्त में हैं तो हम उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और हमने सभी थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आपके क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा होता है तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारे कोतवाली खटीमा द्वारा एक जेसीबी भी सीज करी गई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो टीमें भी हैं वो लगातार थाना क्षेत्र में हैं, जहाँ पे भी ऐसी शिकायत आ रही है, जहाँ पे भी दिख रहा है उन पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार एसपी सिटी मनोज कात्याल, क्षेत्र अधिकारी खटीमा श्री वीर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सुरेश चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया और अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर के पास से अवैध स्मैक बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध निवासी वार्ड नंबर 5 रामनगर 4.39 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को NDPS एक्ट के तहत किया गया। इससे पहले भी नियमित रूप से नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो नियमित रूप से जारी है। इससे पहले हमने NDPS एक्ट और नशीले इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई
और उन लोगों मसूरी नगरपालिका अधिशासी बेबी अधिकारी के निर्देश के बाद मसूरी मॉल रोड पर सड़क किनारे खड़ी 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई है। मसूरी नगरपालिका के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट महावीर राणा के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक रोड किनारे खड़े 2 पहिया वाहनों को नगरपालिका के कर्मचारी ने उठाकर जब्त कर लिया। बता दें कि नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी पुलिस SSI गुमान सिंह नेगी ने बैठक की। मॉल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मॉल रोड पर सड़क किनारे कई लोगों की तरफ से बेवजह 2 पहिया वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे मॉल रोड पर लोगों को खासी परेशानी होती है, जिसको लेकर पुलिस और पालिका प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही मॉल रोड के किनारे भुट्टा, चना, अंडे बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। मॉल रोड पर हो रहे अतिक्रमण को भी जल्द हटाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। दूसरी ओर मसूरी के स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी मॉल रोड पर हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई और ऐसे में नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने प्रशासनिक टीम के साथ गांधी चौक पर दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि वो दुकान के बाहर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, अन्यथा उन पर भी कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।